वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ अमेजॉन एपिडेमिक सीरीज एंड पार्ट वन में बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ऑब्वियस सवालात थे इस अपडेट से रिलेटेड, उसके मैंने आप लोगों को कुछ आंसर्स दिए थे। इस वाले पार्ट में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों से अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा कि ये जो भी अपडेट आई है इसके पीछे क्या रीजंस अब मुझे लगते हैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस। एंड इस ट्रेजिडी से जो भी आप लोगों की रेवेन्यू में जो कट लगा है, इससे हम जल्द अज जल्द किस तरह से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी सी ज़रा टेक्निकल है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल के ज़रा कंसंट्रेशन से पूरी वीडियो देखिएगा। मेरी जो भी अमेज़ॉन एसोसिएट से रिलेटेड वेबसाइट है, उन सब का ना एक जेनरिक ट्रेंड है। आई कांट से फॉर श्योर कि सबके साथ ही ऐसा होता है, लेकिन मैंने ये ट्रेंड बहुत ऑब्वियस अपनी वेबसाइट्स पे ऑब्जर्व करा है। और वो ट्रेंड ये है कि सारा साल जो है ना, रेवेन्यू की एक एवरेज स्ट्रीम रहती है। जो अपना मंथली पे आउट्स आते हैं, इनमें एक पीक आना शुरू होता है 15 नवंबर से। 15 नवंबर के बाद दिसंबर पूरा, और 15 जनवरी तक ये पीक रहता है। ये पीक ऐसे ही है जैसे हम लोगों के यहाँ रमज़ान में जो है वो बेसिकली एक तरह की शॉपिंग स्प्री होती है, और हर बिज़नेस की सेल्स जो होती हैं वो अच्छी खासी बढ़ जाती हैं। तो अमेज़ॉन में भी यही है कि इस पीक में यूजुअली कम अज़ कम भी डबल का जंप तो ज़रूर लगता है। यानी जो आपका मंथली एवरेज है उससे डबल की सेल्स आ रही होती है इस महीनों में। उस 15 जनवरी के बाद जो है ना, फिर एक डिप आता है। डिप आता है 15 जनवरी के बाद पूरा फरवरी, 15 मार्च तक। मतलब ये जो है ना सबसे वंदा सीज़न होता है, और इसमें जो है ना सेल्स अच्छी खासी डाउन हुई होती है। और 15 मार्च के बाद जो है वो फिर दोबारा सेल्स जो है वो थोड़ा सा ऊपर आती हैं। एंड उसके बाद जो है वो पूरे साल की जो एवरेज है वो मेंटेन होना शुरू हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड में साल साल से अपनी तमाम वेबसाइट्स पे देखता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा, इस दफ़ा डिफरेंट क्या हुआ? इस दफ़ा डिफरेंट ये हुआ कि 15 नवंबर से सेल्स स्टार्ट हुई। उसके बाद दिसंबर आया, जनवरी आया, फेब में वही रेगुलर डिप आया। उसके बाद मार्च में जो इंक्रीमेंट आया, वो इंक्रीमेंट नॉर्मल से, ऑन एवरेज से ज़्यादा था। ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी, नंबर वन। और दूसरा मैंने फिर ये ऑब्ज़र्व करा कि जो अपना रेवेन्यू में जो जंप आया है, वो जंप जो बेसिकली आया है वो ऐसा नहीं है कि मेरी साइट ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया, या अपना ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज़ हो गया। ऑर्गेनिक ट्रैफिक मोर और लेस सेम रहा, लेकिन कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत हाई हो गया। यूजुअली जो मेरा कन्वर्जन रेट रहता है वो बेसिकली 5% से लेके 6% के दरमियान ही रहता है ऑन एवरेज। बहुत अच्छा हो जाए तो वो 6.5 पे चला जाता है, अगर ख़राब हो जाए तो वो 4.5 पे चला जाता है, लेकिन रेंज यही है। लेकिन अभी करंटली जो मैं ऑब्ज़र्व करा, तो वो मेरा कन्वर्जन रेट जो गया हुआ है वो तकरीबन 7.5 से 9.5 के दरमियान तक मेरा कन्वर्जन रेट गया हुआ है। इट मीन्स अब लोग उतने ही आ रहे हैं मेरी वेबसाइट्स पे, लेकिन अमेज़ॉन से परचेजेस ज़्यादा कर रहे हैं। तो नाउ इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि क्योंकि कोरोना एपिडेमिक आया हुआ है, और ऑलमोस्ट सारी दुनिया में ही लॉकडाउन है, अमेरिका में भी लॉकडाउन है, तो उस वजह से लोग घरों से बाहर ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। और जो जो चीज़ें वो रेगुलरली मतलब अपना फिज़िकली भी जाके ख़रीद लेते थे, अब वो चीज़ें भी वो ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं। इसी वजह से ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इसी से ही रिलेटेड आप देखें कि अमेज़ॉन ने एक नोटिस दिया, काफ़ी एब्रप्ट नोटिस था, क्योंकि सिर्फ 7 दिन का, एक हफ्ते का नोटिस दिया। यूजुअली अमेज़ॉन की जो भी अपडेट्स वगैरह आती हैं उनमें कम से कम एक महीने का प्रायर नोटिस होता है। ये 7 दिन के अंदर उन्होंने जो है अपना एक डिसीजन लेके उसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया। एंड बाय द वे अमेज़ॉन जो है ना वो अच्छी खासी रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड उन्हें बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि एक बैकलैश आएगा, और एक उनकी एक नेगेटिव रेपुटेशन जो है अमेज़ॉन एफिलिएट की जो जो साइट ओनर्स हैं उनकी तरफ से एक बैड रेपुटेशन उनकी जाएगी। मतलब ये कुछ हादसा नहीं है, उन्होंने ये सब कुछ ऑब्वियसली फोर्स ही किया हुआ होगा कि कौन कौन शोर मचाएगा।
एंड अमेज़ॉन जो भी आपको एफिलिएट कमीशन देता है इस अपडेट से पहले और इस अपडेट के बाद भी, वो आपको ईदी फितरे के तौर पे नहीं देता। आप उनके लिए वर्क करते हैं, उन्होंने एक कैलकुलेशन की हुई है कि इस प्रोडक्ट कैटेगरी को हमने प्रमोट करना है तो हमें एफिलिएट की इतनी मार्केटिंग सपोर्ट की ज़रूरत है और उसके अगेंस्ट हम इतना कमीशन देंगे। ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है ना उन्होंने कैलकुलेट की हुई है और एडजस्ट की हुई है। कोरोना पैंडेमिक के बाद बेसिकली हुआ ये कि ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है ये डिस्टॉर्ट हो गई। और डिस्टॉर्ट हुई तो बेसिकली हुआ ये कि सप्लाईज जो है अमेज़ॉन के पास वो ऑब्वियसली कम जा रही है क्योंकि पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन है। एंड डिमांड बहुत बढ़ गई क्योंकि लोग घर बैठे बैठे जो कुछ भी उन्होंने अपना ख़रीदना है वो ऑनलाइन ही ऑर्डर किया हुआ है। तो एक उनके पास बेसिकली उनकी सप्लाई डिमांड में एक अनबैलेंस क्रिएट हो गया। एंड बाय द वे इट्स नॉट जस्ट अमेज़ॉन, दूसरे जो भी एफिलिएट प्रोग्राम्स एक दो हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ और जो फिज़िकल प्रोडक्ट्स में ही काम करते हैं उन्होंने भी अपना एफिलिएट कमीशन जो है वो कुछ गिराया है। सो इट मीन्स इट्स अ इंडस्ट्री फिनोमेना एंड ये कम और ज़्यादा हर एक को ही हिट करा है। अमेज़ॉन क्योंकि ज़्यादा प्रोमिनेंट है इसलिए अमेज़ॉन पे इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा आया। इससे आई एम नॉट श्योर, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये कोरोना पैंडमिक का ये पूरा का पूरा जो केओस बचा हुआ है ये जब ख़त्म हो जाएगा तो अमेज़ॉन शायद अपने रेट्स दोबारा रिवाइज करे। अच्छा, दूसरी मैं आप लोगों को इस बारे में अगर कोई एक कन्विंसिंग एक आर्गूमेंट दूँ तो वो बेसिकली ये कि आप देखो कि अमेज़ॉन ने बेसिकली जो कमीशन कट लगाया वो लगाया किस पे? फर्नीचर, होम इम्प्रूवमेंट, लॉन, गार्डन पैट्स, ठीक है? ब्यूटी, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सप्लाईज, आउटडोर, ग्रॉसरी, बेबी प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, अमेज़ॉन फ्रेश। सही है। अब ग्रॉसरी पे ऑब्वियसली लोग घर बैठे बैठे ग्रॉसरी की शॉपिंग कर रहे हैं, अपना ग्रॉसरी स्टोर्स नहीं जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है, अब घर में बैठे हुए तो ज़ाहिर बात है अपने लिए भी खाने का फूड वगैरह का स्टॉक उन्होंने रखना है, अगले 2-3 महीने का अपने पैट्स के लिए भी रखना है, तो पैट्स में भी कट लग गया। ऑफिस कोई जा नहीं रहा तो सारे के सारे अब घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे, तो जो ऑफिस सप्लाइज़ हैं पेन, पेंसिल, स्टेपलर, कुर्सी, अब टेबल, इन सारी चीज़ों पे भी अमेज़ॉन ने कट लगा दिया। उसके बाद ज़ाहिर बात है जिम्स वगैरह सारे के सारे बंद हैं, तो जो अपना आपने एक्सरसाइज वगैरह का फिज़िकल फिटनेस वगैरह का सामान चाहिए वो भी आपने घर पे ही रखना है, ज़ाहिर बात है घर पे ही आपने एक्सरसाइज करनी है, तो उन पे भी कट लग गया। बाकी पर्सनल केयर वगैरह की जो चीज़ें हैं, जो क्रीम्स वगैरह हैं, ज़ाहिर बात है अब आप सलून और स्पास वगैरह जा नहीं सकते तो वो सारी की सारी ट्रीटमेंट भी आपने घर पे ही करनी है, तो उन पे भी कट लग गया। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो तो ऑटोमोटिव पे कोई कट नहीं लगा। ऑटोमोटिव यानी कि अपना गाड़ियों से रिलेटेड जो भी अपना प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वगैरह हैं, उनका रेट पहले भी 4.5% था, अभी भी 4.5% है क्योंकि उनकी सप्लाई एंड डिमांड में कोई मिसमैनेज नहीं आया है। उसके अलावा लग्जरी ब्रांड्स जो हैं, लग्जरी ब्यूटी ब्रांड जो हैं, उनका पहले भी 10% कमीशन था, अभी भी 10% कमीशन है क्योंकि अगेन कोरोना की वजह से उनमें भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। उसके अलावा जो म्यूज़िक, डिजिटल म्यूज़िक या फिज़िकल म्यूज़िक था वो पहले भी 5% था, अभी भी 5% है। फिज़िकल बुक्स या इलेक्ट्रॉनिक बुक्स पहले भी 4.5% पे थी, अभी भी 4.5% पे। तो जहाँ जहाँ बेसिकली उन्हें लगा कि सप्लाई एंड डिमांड की इक्वेशन जो है वो मिसमैनेज हो रही है, वहाँ वहाँ उन्होंने कट लगा दिया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं बाय द वे बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिन पे बिल्कुल भी कोई कट नहीं लगा। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों से अपनी 2 हफ़्ते की अगर शेयर करूं लिस्ट, तो उसमें आप देखो कि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस अभी भी 4.4 है, पहले भी 4.4 था। क्लोथिंग एंड एसेसरीज़ में कोई कट नहीं लगा। हेल्थ एंड हाउस होल्ड में कट लगा है। होम इम्प्रूवमेंट में कट लगा है। उसके बाद लॉन्स में लगा है। ऑटोमोटिव पहले भी 4.5% था, अभी भी 4.5% है। आउटडोर एंड रिक्रिएशन वगैरह ये पहले भी 5.5 था, अभी भी 5.5 है, इसमें भी कोई कट नहीं लगा। उसके बाद बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स ये पहले भी 4.5 था, अभी भी 4.5 है, इसमें भी कोई फर्क नहीं आया। ब्यूटी एंड ग्रूमिंग में भी कोई कट नहीं लगा, ये पहले 4.2 था, अभी भी 4.2 है। ऑफिस सप्लाइज़ वगैरह में कट लगा है। टॉयज़ में कट लगा है।
कंप्यूटर पहले भी 2.5% था, अभी भी 2.5% है। पैट सप्लाईज में कट लगा है। पावर एंड हैंड टूल्स ये 5.5% था, अभी इसका इस कैटेगरी में नहीं है। अगर इंडस्ट्रियल सप्लाईज में ले लें तो शायद इसमें कट लगे मेरे ख्याल में, लेकिन कैटेगरी अलग से मेंशन नहीं है तो इसमें भी कोई कट नहीं लगा। किचन एंड डाइनिंग में कट लगा है, सही है। बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सप्लाईज में कट लगा है, किंडल में कोई कट नहीं लगा। तो इट मीन्स बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि कोरोना से इफ़ेक्ट नहीं हुई है, उनमें अभी भी कट नहीं लगा। तो अगेन मेरी ऑब्जर्वेशन तो यही है कि अभी भी बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें कट नहीं लगा है। एंड नंबर टू, जिनमें कट लगा भी है तो वो ऑब्वियसली करंट सिनेरियो की वजह से लगा है। जब ये कोरोना पैंडेमिक जो है ये जब ईज़ ऑफ होगा तो जाहिर बात है, अमेज़ॉन कोई गांव का चौधरी तो है नहीं कि जिसने एक बात जो बोल दी तो बोल दी। जब उसे लगेगा कि उसे रेट रिवाइज करने चाहिए, अब उसके पास सप्लाईज बहुत ज़्यादा आ रही हैं और उससे वो चीज़ें अब डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो ये कमीशन रेट जो है ये वापस इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं उन स्टेप्स के ऊपर जिन्हें लेके हम अपना रेवेन्यू जो अगर हमारा कम हुआ है इस करंट अपडेट की वजह से, वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो रेवेन्यू हम बढ़ा सकते हैं, नंबर वन, ऑर्गेनिक जो आपके कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं उनमें आप इजाफा करें, सही है जी। एंड इजाफा आप बेसिकली इस तरह से करें कि नए कीवर्ड्स को आप टारगेट ना करें। उसके लिए बेसिकली आपको नया आर्टिकल लिखना पड़ेगा, फिर उसकी आप लिंक बिल्डिंग वगैरह करेंगे और वो रैंक होते होते काफ़ी टाइम लग जाएगा। जो एग्जिस्टिंग कंटेंट पे आपके ऑलरेडी कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं उनकी पोजीशन बेहतर करें या कोशिश करें कि वो जो कंटेंट है वो ज़्यादा कीवर्ड्स पे रैंक करें। और ये काम आप जो है ये दिनों में सिर्फ ऑन पेज एसईओ की मदद से आप कर सकते हैं। ऑन पेज एसईओ में आपने किस किस चीज़ पे फोकस करना है। ऑन पेज एसईओ में आपने नंबर वन फोकस करना है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, नंबर वन। नंबर टू, इंटरनल लिंक बिल्डिंग के ऊपर। नंबर थ्री, साइट स्पीड के ऊपर। एंड नंबर फोर, स्कीमा मार्कअप के ऊपर। ये चार ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स पे अगर आप फोकस करें, इन पे आप काम करें, तो आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स जो हैं वो दिनों में ही आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, स्कीमा मार्कअप एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, इन दोनों पे डिटेल्ड ट्यूटोरियल जो है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। बाकी रह गया इंटरनल लिंक बिल्डिंग एंड साइट स्पीड, इस पर भी मैं कोशिश करके जल्द अज जल्द जो है वो ट्यूटोरियल जो है वो अपलोड कर दूंगा। जो दो अवेलेबल है उनके लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लेता हूँ, सही। तो नंबर वन तो आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर आप 2000 कीवर्ड्स अगर आपके हैं टॉप 10 में, तो कोशिश करें वो 2000 से 3000 हो। अगर 3000 है तो कोशिश करें वो 4000 हो। जितने आपके टॉप 10 में अपना कीवर्ड्स ज़्यादा होंगे उतना ही आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ेगा और उतनी ही जाहिर बात है अमेज़ॉन से आपका रेवेन्यू ज़्यादा होगा। नंबर टू स्टेप आप ये ले सकते हैं कि अमेज़ॉन के अलावा और भी बेतहाशा एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, आप उन पे भी साइन इन हो सकते हैं। अमेज़ॉन तो समझ लें कि बस सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर आप आइसबर्ग के आप नीचे देखें तो बेतहाशा एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं। आपके पास रेकोटेन है, आपके पास वॉलमार्ट है, आपके पास शेयर अ सेल है, कमीशन जंक्शन है, क्लिक बैंक है, एफिलिएक्स है, ऑफर वॉल्ट है। बेतहाशा है, 15-20 तो ऐसे हैं जो कि मैं आपसे इसी आर्टिकल में शेयर कर लूँगा। तो आप उन पे भी अपना रजिस्टर्ड हो और उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं जिन पे आपको लगे कि एफिलिएट कमीशन ज़्यादा है, उन्हें भी आप प्रमोट करना शुरू करें। वर्ड ऑफ कॉशन, सारे के सारे एकदम से अपने लिंक्स जो है ना वो स्विच मत कर देना। एक तो नंबर वन रैंकिंग पे भी उससे फ़र्क आ सकता है, एंड नंबर टू अमेज़ॉन का, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्लिक रेट बहुत अच्छा है। तो ऐसा ना हो कि अमेज़ॉन का क्लिक रेट की वजह से कुछ ना कुछ रेवेन्यू तो आ रहा है, नए एफिलिएट प्रोग्राम में जाओ उधर तुम्हें जो है वो क्लिक रेट मिले ही ना और जो आ रहा है रेवेन्यू वो भी चला जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता करके एक मिक्स एंड मैच करके आहिस्ता आहिस्ता ये जो लिंक्स हैं एफिलिएट के ये तुम लोग ट्रांसफ़र कर दो। नंबर थ्री ये कि मेलिंग लिस्ट पे काम कर शुरू कर दो। अपनी एक मेलिंग लिस्ट बनाना शुरू कर दो, जो भी तुम लोगों के इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स हैं उनकी मदद पे, जो कमर्शियल हैं जिन पे ऑलरेडी तुम लोग प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हो उन पे वो ऑप्शन नहीं लगाना मेलिंग लिस्ट वाला, क्योंकि ऑलरेडी लोग उस पर चीज़ें ख़रीद रहे हैं, उन्हें डिस्ट्रैक्ट मत करो। लेट देम बाय द स्टफ थ्रू योर लिंक्स, सही है। इंफॉर्मेशनल पे अपना ऑप्ट इन ऑफर्स लगाओ और मेलिंग लिस्ट अपनी
डेवलप करना शुरू कर दो। सही। मेलिंग लिस्ट आपके काम कहाँ आएगी? मेलिंग लिस्ट आपके काम आएगी कि आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जो आपके हाई टिकट आइटम्स हैं उन्हें आप ईमेल के थ्रू भी सेल कर सकते हैं। हाई टिकट आइटम्स वो जिनका कमीशन रेट बहुत अच्छा है या जो प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल फ्रिज हो गया, जिस तरह से फॉर एग्जांपल ड्रोन्स हो गए, या कोई ई कोर्सेज हो गए, या कोई क्रेडिट लोन्स हो गए, या कोई हाउस एंड मॉर्गेज के लोन्स हो गए, तो या कोई इंश्योरेंस हो गई, पार्ट इंश्योरेंस वगैरह हो गई, इनके कमीशन रेट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे। तो ये हाई टिकट आइटम्स जो हैं ये ईमेल मार्केटिंग के थ्रू सेल करना आप शुरू करो। एंड अगेन इंफॉर्मेशनल कंटेंट पे लगाना। अगर इंफॉर्मेशनल कंटेंट रैंक नहीं कर रहा तो गो एग्रेसिवली एंड अपने ये वाले जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट है ये फेसबुक पे, पिंटरेस्ट वगैरह पे एग्रेसिवली प्रमोट करना शुरू करें। एंड अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अच्छी ऑफ़र मिल रही है आप अपने हाई टिकट आइटम से, तो तुम जो है वो अपना फेसबुक का बूस्ट भी लगा सकते हो। उससे तुम लोगों की मेलिंग लिस्ट जो है वो जल्दी डेवलप हो जाएगी। थर्ड स्टेप आप लोग ये ले सकते हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स, ई प्रोडक्ट्स डेवलप करना शुरू कर दो। फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, वो ड्रॉप शिपिंग में आ जाएगा। और वैसे ही पूरी दुनिया बंद है तो तुम्हारी प्रोडक्ट कौन बनाएगा, कौन शिप करेगा, मतलब वो सारी की सारी बहुत लंबी कहानी है और वो अभी करंटली तुम लोग मैनेज नहीं कर पाओगे। ई प्रोडक्ट से मेरी मुराद है भले छोटी सी हो, 10-20 डॉलर की छोटी सी ई बुक बना लो अपनी निच से रिलेटेड, जिस तरह से फॉर एग्जांपल टमाटर उगाने का तरीका, कुक बुक हो गई, एक्सरसाइज हो गया, या कोई भी बेसिकली तोते पालने का तरीका, कुत्ते टेम करने का तरीका, जो भी आप लोगों की निच है उससे रिलेटेड छोटी छोटी ई बुक्स बना लो। प्राइस पॉइंट उनका 10-20 डॉलर से ज़्यादा नहीं रखना। उससे फ़ायदा बेसिकली होगा कि 10-20 डॉलर की भी अगर सेल होती है तो वो सेल 100% तुम्हारे पास आएगी, उसका तुम्हें किसी को कमीशन वगैरह नहीं देना पड़ेगा। एंड अगेन मेलिंग लिस्ट होगी तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेलिंग लिस्ट से ही बिकती हैं, ईमेल मार्केटिंग थ्रू ही बिकती हैं, वो ब्लॉग से बहुत कम बिकती हैं। तो इस तरह की प्रोडक्ट डेवलप करो एंड जो मेलिंग लिस्ट डेवलप करी है तुम लोगों ने उसके थ्रू इन्हें सेल करने की आप कोशिश करो। चौथी टेक्निक ये कि एड नेटवर्क्स जो है बहुत सारे, जिस तरह से इलीट कैफे हो गया और गूगल एडसेंस हो गया, और भी बहुत सारे मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहे, वो एड नेटवर्क जो है वो भी अपना ऑन कर दो उनका स्विच भी। एंड अगेन जो एड जो तुम लोग लगाओगे वो भी अपने इंफॉर्मेशनल कंटेंट पे ही लगाना, कमर्शियल कंटेंट पे नहीं लगाना। सही। तो एड नेटवर्क अपना खोल लो, उससे भी तुम लोगों की अर्निंग हो जाएगी। एंड लास्ट स्टेप थोड़ा टेक्निकल है लेकिन ये कि तुम लोगों को समझ में आ जाएगी, गूगल करना, यूट्यूब वगैरह पे जाना, यू विल गेट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। करो ये कि फेसबुक पिक्सल्स जो है वो अपनी वेबसाइट्स पे लगा लो। फेसबुक पिक्सल बेसिकली होता ही है कि फेसबुक के कुछ कोड्स होते हैं, जब वो आप अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं तो फेसबुक जो है वो ऑडियंस ट्रैक करना शुरू कर देता है कि जो उनके यूज़र हैं और आपकी वेबसाइट पे गए। वंस आप लोग जब अपना फेसबुक पिक्सल जब ऑन कर लेते हो तो उन पूरी ऑडियंस का डेटा जो है ना वो फेसबुक आपके लिए गैदर करना शुरू कर देता है। वो जब ऑडियंस आपकी बन जाएगी इट मीन्स के फेसबुक के वो यूज़र्स जो आपकी वेबसाइट पे गए थे उसे आप बहुत सारी तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, उनसे रेवेन्यू ले सकते हो। नंबर वन ये कि उन पे आप डायरेक्ट फेसबुक एड्स चला दो। सही है। आप लोगों ने बेसिकली देखा होगा कि आप एक वेबसाइट पे जाते हैं और वापस जब अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आते हैं तो उसी वेबसाइट की प्रोडक्ट का ऐड आ रहा होता है, तो वो बेसिकली फेसबुक पिक्सल्स के थ्रू ही आ रहा होता है। तो आप अपनी ऐड कैंपेन्स भी रन कर सकते हैं, नंबर वन। और नंबर टू आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी आपके एफिलिएट हैं जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मग है, मैं इस मैन्युफैक्चर का डायरेक्ट एफिलिएट हूँ, तो मैं उस मग कंपनी को अपनी जो फेसबुक पिक्सल्स हैं वो सेल कर दूँगा। मैं उससे बोलूँगा कि मैं तुम महीने के तुम मुझे $500 दो और जो मेरी ऑडियंस है वो मैं तुम्हें दे दूँगा और तुम उन्हें डायरेक्ट प्रमोट कर लो सोशल मीडिया के थ्रू। तो आप उसे सेल भी कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज, या आप जिन्हें ऑलरेडी अपना एफिलिएट के अगर हाई टिकट आइटम है तो आप डायरेक्ट ऐड के थ्रू भी उस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन स्टेप्स जिनकी मदद से आप हफ्तों नहीं तो कम से कम
एक महीने में अपना रेवेन्यू जो है वो मज़ीद बढ़ा सकते हो। जो नए एफिलिएट में आए हैं या जो आना चाह रहे हैं, उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि थोड़ा सा ज़रा स्ट्रैटेजिकली अपनी निच सिलेक्शन करना। एंड ये बात गौर से सुनना कि जिन जिन कैटेगरीज पे अमेज़ॉन ने अपना कमीशन रेट कम करा है ना, उन्हीं कैटेगरीज में से निच पे वेबसाइट बना रहा है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि यू आर नॉट श्योर कि ये लॉकडाउन वगैरह ये करंट सिचुएशन कितनी लंबी जाएगी। सही है, अभी हमें कुछ भी नहीं पता। लेट्स होप के महीने डेढ़ महीने में चल जाए, लेकिन वी कांट से एनीथिंग फॉर श्योर। सो अगर आप कैंपिंग या टेंट की वेबसाइट बनाते हैं, या आप जो है बाइक के हेलमेट्स की वेबसाइट बनाते हैं, तो आपको नहीं पता कि उस पर सेल कब आएगी या उसकी डिमांड क्या है इन अ करंट सिनेरियो। अगर आप पेट फूड्स पे बनाते हैं, अपना ग्रॉसरी पे बनाते हैं, होम एंड पर्सनल केयर पे वेबसाइट बनाते हैं, तो आपको पता है कि इन अ करंट सिनेरियो उस पर डिमांड है और उस पर सेल आएगी ही आएगी। वंस आपने ये वाली निचेस सेलेक्ट कर ली, तो सारा का सारा फोकस ये रखो कि जल्द अज जल्द तुम्हारी सेल आना शुरू हो जाए, जल्द अज जल्द तुम्हारे पास रेवेन्यू आना शुरू हो जाए। भले वो 1 सेंट आए, $1 है, 10 सेंट आए, डजेंट मैटर। कोशिश करो पहला माइलस्टोन ये हो कि जल्द अज जल्द रेवेन्यू आए एंड जल्द अज जल्द तुम्हारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक डेवलप होना शुरू हो। डजेंट मैटर महीने के 10 लोगों का ट्रैफिक है, महीने के 100 लोगों का ट्रैफिक है, लेकिन ऑर्गेनिक ट्रैफिक रेगुलर ट्रैफिक है। सही, कीवर्ड्स तुम्हारे रैंक करना शुरू कर दें। पहला माइलस्टोन ये रखो और उन्हीं निचेस पे काम करो जिन पे कमीशन पे कट लगा है। वंस ऑडियंस डेवलप होना शुरू हो जाए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो जो पहले बताए हुए मेरी जो स्टेप्स हैं इन वीडियो में, उन्हीं में से आप देखो कि किस किस चीज़ से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो, और वही स्ट्रैटेजीज़ पे अमल करके अपना रेवेन्यू आप लोग भी बढ़ा सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये सारा का सारा जो है ये डिस्कशन या जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन थी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मैं मांगता नहीं हूँ, लेकिन वीडियो पे इस पे थम्स अप बनता है, तो थम्स अप भी चाहिए मुझे, सब्सक्राइब भी चाहिए। एंड इसके अलावा कोई फर्दर स्ट्रैटेजीज़ तुम लोगों के जहन में आती हैं तो डू शेयर इट इन कमेंट। सबका फ़ायदा होगा। एंड हो सकता है मैं उस पर एक फ़र्दर वीडियो आप लोगों के लिए और बना दूं और उससे फर्दर एलैबोरेट करूं कि अगर आप लोग ये करना चाह रहे हैं तो ये किस तरह से होगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखना एंड रब रखा।